Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable, and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। टॉप 10 में बहुत स्वागत है आप सभी का। दिन भर की बड़ी खबरों का अपडेट यहां पर आपको मिलेगा और शुरुआत पॉलिटिकल अपडेट के साथ। मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित विधानसभा सीटों में शामिल दतिया, यहां पर उपचुनाव का रण सज चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी किस पर जताएगी भरोसा? कांग्रेस किस चेहरे को मैदान में उतारेगी? और क्या टिकट बंटवारे के साथ दोनों दलों में बगावट की आहट भी सुनाई देगी? फिलहाल दतिया की सियासत में दावेदारों की धड़कनें तेज हैं और सियासी समीकरण हर दिन बदलते जा रहे हैं। पीताम्बरा पीठ के लिए दुनिया भर में मशहूर दतिया शहर में चुनावी नगाड़ा बज चुका है। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता निरस्त होने के चलते दतिया सीट पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक दतिया उपचुनाव सिर्फ नेताओं की किस्मत की नहीं, बल्कि जातीय गणित की सबसे बड़ी परीक्षा है। दतिया विधानसभा सीट पर 53% वोटर्स के साथ ओबीसी सबसे बड़ा वोट बैंक है। करीब 95,000 वोटर्स ओबीसी हैं। इनमें यादव, कुशवाहा, लोधी, बघेल, पाल प्रभावशाली वर्ग हैं। वहीं करीब 60,000 मतदाता सामान्य वर्ग से हैं और ब्राह्मण सबसे बड़ा प्रभावशाली समूह है। तो अनुसूचित जाति से 58,000 मतदाता और करीब 8,000 मतदाता मुस्लिम समाज से हैं। बात टिकट की करें तो कांग्रेस में अनुज भारती और अवधेश नायक टिकट के प्रबल दावेदार हैं। कांग्रेस का दावा है कि वो फिर जिताऊ चेहरा उतारेगी, जबकि बीजेपी में सबसे चर्चित नाम पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का है। लेकिन बीजेपी प्रत्याशी के नाम पर अभी चुप्पी साधे है। हमारा टिकट किसको मिलेगा हम नहीं कहते, चाहे राजेंद्र को मिले, उनके लड़के को मिले या किसी और को मिले, लेकिन सहानुभूति कांग्रेस के साथ में। और नरोत्तम मिश्रा जी, उनके खिलाफ आज भी माहौल है और ऐसा समझा जा रहा है कि टिकट उनको मिलेगा। तो भगवान का टिकट उनको मिले, नतीजे वैसे ही आएंगे जैसे पिछले बार आए थे। मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रत्याशी तो चुनाव लड़ते हैं, निशान कमल का फूल है और कमल का फूल चुनाव जीतेगा। कांग्रेस दिशाहीन है, कांग्रेस की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता, न देश की जनता करती है। कांग्रेस में बगैर लीडर की सरकार दल है। इधर आजाद समाज पार्टी और रक्षक मोर्चा जैसे दल चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की तैयारी में लगे हैं। आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, तो रक्षक मोर्चा ने भी अपना प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस भले मुकाबला नहीं कर पाएगी, लेकिन हम लोग उनको चुनाव हराने की बहुत मजबूत स्थिति में है। इसलिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, जैसे उन्होंने राजेंद्र भारती के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे कानूनी रूप से। नरोत्तम मिश्रा ने हार मान ली है, नरोत्तम मिश्रा डर गए हैं, ये इस बात से सिद्ध होता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देश में सभी जात बिरादरियां, सभी राजनीतिक दल जो है सवर्णों और सनातन के खिलाफ चल रहे हैं, तो हम निश्चित ही अपना कैंडिडेट उतारेंगे जो सनातन और सवर्णों के माफिक होगा, उन्हीं के कार्य करेगा। इस तरह के प्रत्याशियों की आज सख्त आवश्यकता। 2023 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ने नरोत्तम मिश्रा को 7,000 से अधिक वोटों से हराकर बड़ा सियासी उलटफेर किया था। आज फिर वही दतिया, फिर वही सियासी मैदान है, लेकिन इस बार दाव और भी बड़ा है। टिकट किसे मिलेगा? क्या कोई बगावत होगी? क्या जातीय समीकरण फिर सत्ता की तस्वीर बदलेंगे? इन सवालों के जवाब फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। 30 जुलाई को जनता अपना फैसला ईवीएम में दर्ज करेगी और 3 अगस्त को साफ हो जाएगा कि दतिया का सियासी ताज किसके सिर सजेगा। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस ने अपनी नई चुनावी प्रक्रिया जारी की है और इसी के तहत कोई भी कार्यकर्ता प्रदेश महामंत्री का चुनाव लड़ सकता है। महामंत्री के लिए राजीव भवन में हुए इंटरव्यू में 203 कार्यकर्ताओं का चयन हुआ था। इधर अध्यक्ष और महामंत्री पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। महामंत्री के 53 पदों के लिए अब तक 62 नामांकन भरे जा चुके हैं। इस पर कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस हमेशा लोकतांत्रिक तरीकों से चुनाव लड़ती आई है। कार्यकर्ताओं में उत्साह देखते ही बनता है और महामंत्री पद में लिमिट अब खत्म कर दी गई है। इस पर बीजेपी ने तंज कसा और कहा कि बड़े नेताओं के बच्चों को सेट करने के लिए चुनावी प्रक्रिया में बार बार बदलाव किया जा रहा है।
कांग्रेस का चुनाव मतलब लोकतांत्रिक तरीके से संगठन में नए लोगों को लाना। अभी इसको इसलिए ओपन कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति जो मेहनत करना जानता है, जो मेंबरशिप बनाएगा, वो महासचिव का चुनाव लड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी पारदर्शिता के साथ एनएसयूआई यूथ कांग्रेस में चुनाव कराती है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अगर कोई संगठन बना है तो कांग्रेस का बना है। कर्मठ कार्यकर्ताओं की बात करते हैं, एज वाले कार्यकर्ताओं की बात करते हैं, मगर बड़े नेताओं के कहने से उनके नातेदार रिश्तेदारों को जगह दे दी जाती है। मगर आप ये देखिएगा आगे जैसे घोषणाएं भी होंगी, इनकी नियुक्तियां होंगी, तो कांग्रेस कार्यालय में राजीव भवन में कुर्सी तोड़ो अभियान चलेगा, टेबल तोड़ो अभियान चलेगा, जिसके लिए हम बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में संगठन नाम की किसी भी प्रकार की कोई भी चीज नहीं है। कांग्रेस में सिर्फ व्यक्तिवाद है और परिवारवाद है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने महिला जज तबस्सुम खान को सोशल मीडिया पर दी जा रही धमकियों को बेहद गंभीरता से लिया है। नर्मदापुरम पुलिस से सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कई कार्रवाई जो हुई है, उसमें महिला जज की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए कदमों की जानकारी भी मांगी गई है। महिला जज तबस्सुम खान नर्मदा जिले की सिवनी मालवा कोर्ट में अपर जिला और सत्र न्यायाधीश के पद पर काम करती हैं। उन्होंने अगस्त 2022 के गौ तस्करी और मॉब लिंचिंग मामले में 14 लोगों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई, जिसके बाद से ही उन्हें सोशल मीडिया पर निशाना साधा जा रहा है। हाईकोर्ट ने मामले में सतत संज्ञान लिया और जस्टिस विवेक अग्रवाल, जस्टिस अवनिंद्र कुमार सिंह की खंडपीठ ने कहा कि किसी न्यायिक अधिकारी को केवल इसीलिए धमकाया नहीं जा सकता कि उसका फैसला समाज के किसी वर्ग को पसंद नहीं आया। ये न्यायिक व्यवस्था पर सीधा दबाव बनाने की कोशिश है। कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक और गृह विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव से 3 दिन के भीतर हलफनामा पेश करने को कहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि सिवनी मालवा में पदस्थ न्यायाधीश तबस्सुम खान को सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। इसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 9 जुलाई तय की है। ऑनलाइन कंटेंट शेयर हुआ है, उस पर मुकदमा कायम किया गया है। आरोपियों को चिन्हित कर उन पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी और जो माननीय न्यायाधीश महोदया है उनके सुरक्षा में भी गार्ड लगाया गया है 6 लोगों का और उनको एक पीएसओ भी प्रदान किया गया है। राजधानी रायपुर के नकटी गांव में प्रशासन ने अवैध कब्जा करने वालों को हटाया, 77 मकान तोड़ दिए और बदले में इन्हें नया रायपुर के सेक्टर 30 में कुछ मकान भी अलॉट किए हैं। अवैध कब्जे हटाने को लेकर प्रशासन निशाने पर है, लेकिन इस बात पर किसी का ध्यान नहीं है कि कैसे नकटी गांव की सरकारी जमीन पर भूमाफिया ने गरीबों की आड़ में अवैध कब्जा कर लिया, जिसका खामियाजा गरीब परिवारों को भुगतना पड़ा है। आखिर क्यों है नकटी गांव में अवैध कब्जे की और क्या है ये पूरी कहानी, हम आपको इस रिपोर्ट में सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। राजधानी रायपुर से लगा नकटी गांव पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि यहां बने 77 मकानों को ढा दिया गया। प्रशासन का दावा है कि ये मकान अवैध तरीके से बनाए गए थे। ऐसे में प्रशासन ने विस्थापितों के लिए नया रायपुर में कुछ मकाने रहने के लिए जरूर दी है, लेकिन अब जो कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं वो बेहद हैरान करने वाला है। दरअसल नकटी गाँव में गरीबों को आगे करके भू माफियाओं ने बड़े बड़े कब्जे कर रखे थे, जिसका खुलासा राजस्व विभाग की इंटरनल रिपोर्ट में हुआ। यहाँ की 15 हेक्टेयर जमीन पर पक्के मकान बनाकर अवैध कब्जा कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय सरपंच की मिलीभगत से चारागाह की जमीन पर भी अवैध कब्जा किया गया। साल 2021 में राजस्व विभाग ने सर्वे में 3 हेक्टेयर में कच्चे मकान और बाड़ी मिली थी, लेकिन 2023 आते आते स्थिति बदल गई। 15 हेक्टेयर जमीन पर पक्के मकान तान दिए गए। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी इसी बात को लेकर इन अवैध कब्जों पर सवाल किए हैं। जहाँ तक नकटी के विषय में कांग्रेस और उनके नेताओं का जो रुख है, जो उनका उसके प्रति भाव है, तो इससे पहले जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो अलॉटमेंट और उसका चिन्हांकन उन्होंने ही किया था, और यदि उनको मालूम था कि यहाँ बसाहट है तो उसका चिन्हांकन करना नहीं था। इसके बाद हमारी सरकार आई, उसके प्रक्रियाओं में 2.5 साल का वक्त लगा। इससे पहले कांग्रेस को एक आध बार भी जाकर उस विषय में वहाँ लोगों से मिल के प्रशासन को रोकने का, और जब तक नहीं टूटा था तब तक इनका पता नहीं था।
टूटने के बाद ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन ऐसे गरीबों के लिए जो मकान जिनके पास नहीं थे, वही आखिरी सहारा था, उन सभी लोगों को मकान मुहैया करा दिया गया है। अब आंकड़ों के जरिए नकटी गांव के अवैध कब्जे की क्रोनोलॉजी भी समझिए। 1 सितंबर 2020 को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। तब गृह निर्माण मंडल ने नकटी गांव के 15.479 हेक्टेयर जमीन में सामान्य आवासीय योजना के तहत प्रोजेक्ट शुरू करने की नींव रखी। पटवारी प्रतिवेदन में पाया गया कि गांव में 22 हेक्टेयर सरकारी जमीन है और 24 हेक्टेयर में प्राइवेट जमीन, बाकी जमीन चारागाह के रूप में है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को जानकारी दी गई कि गांव में 2021 की स्थिति में 3 हेक्टेयर पर कच्चे मकान बने हैं। जब गृह निर्माण मंडल ने यहाँ प्रोजेक्ट बनाया तो लोगों ने मुआवजे के लालच में पूर्व सरपंच की मिलीभगत से चारागाह की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। इनमें से कई लोग ऐसे भी थे जिनकी पहले से ही मकान थी। विभागीय जांच में पाया गया कि मुआवजे के लालच में यहाँ बेतहाशा कब्जे किए गए। साफ है कि नकटी गांव में अवैध कब्जे और मुआवजा बाजार खड़ा करने के लालच में हजारों वर्ग फुट जमीन पर कब्जा किया गया। जिन लोगों ने ऐसा किया उनकी वजह से गरीब परिवार भी प्रभावित हुए। हालांकि प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन से पहले विस्थापन का मरहम जरूर लगाया है, लेकिन अवैध कब्जाधारियों की वजह से ग्रामीणों को मिले जख्मों का हिसाब लेना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 के लिए रायपुर से सुमन पांडे की रिपोर्ट। सूरजपुर के प्रेमनगर इलाके के महेशपुर में वन विकास निगम की लगभग 30 एकड़ भूमि पर 25 आदिवासी परिवारों द्वारा किए गए अवैध कब्जे पर एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर चला और भारी संख्या में पुलिस, राजस्व और वन विकास निगम के अधिकारियों की मौजूदगी में जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। ये पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले भी 3 बार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई यहाँ की जा चुकी है। लेकिन बार बार कब्जा मुक्त कराने के बावजूद दूसरे जिलों से आने वाले आदिवासी परिवार फिर से इसी वन भूमि पर काबिज हो जाते हैं और हर बार की तरह इस बार बेदखल किए जाने के बाद आदिवासियों ने फिर से यही चेतावनी दी है कि वो कब्जा कर लेंगे। कोई नहीं दे, नोटिस में दे, पता नहीं कितना जन है, नहीं पूरा बस्ती सब तोड़ दे। कब से तुमने आ रहा था? हाँ, पहले हम लोग 15 साल हो गए। हमको ये शिकायत मिली थी कि आसपास के दूसरे जिले के गांव के लोग यहाँ पे अतिक्रमण कर रहे हैं। तो गांव वालों का विरोध था कि भाई हमारे गांव में दूसरे गांव के आदमी आके कैसे अतिक्रमण करेंगे, कैसे बसेंगे। तो इस संबंध में हम लोगों ने आज ये कार्रवाई किया। ये जो क्षेत्र है वन विकास निगम के अंतर्गत वन भूमि है, यहाँ पर पूरा फॉरेस्ट लैंड है यहाँ पर, और ये तीसरी बार हटाया जा रहा है। पहले भी बहुत संख्या में था, अभी कुछ लोग हैं उनको वन विकास निगम की तरफ से कि उनकी जमीन पर अतिक्रमण हुआ है तो उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। आज MP सरकार ने भले ही अपने कर्मचारियों को प्रमोशन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन प्रमोशन में आरक्षण देने की कवायद फिर कानूनी लड़ाई में उलझ सकती है। सपाक्स संगठन सरकार के खिलाफ फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहा है, तो अजाक्स की अपनी ही दलीलें हैं। इधर प्रदेश में जब बीते 10 सालों से प्रमोशन नहीं हुआ है तो लाखों कर्मचारियों से जुड़े इस मुद्दे पर सूबे की सियासत भी गर्मा गई है। एक खास रिपोर्ट आप देखें। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का मामला पिछले 10 साल से अदालतों में अटका है। साल 2016 में जबलपुर हाईकोर्ट ने लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 को रद्द करते हुए कहा था कि पिछड़ेपन के आंकड़े जुटाए बगैर आरक्षित वर्ग को प्रमोशन नहीं दिया जा सकता। राज्य सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ले गई, जहां यथास्थिति बनाए रखने का आदेश है और मामला अभी लंबित है। और इसी बीच सरकार ने जुलाई 2025 में नई प्रमोशन पॉलिसी जारी की, जिसे सपाक्स ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। सरकार ने फिलहाल नई नीति लागू नहीं की है, लेकिन अब विभागों में सीनियरिटी लिस्ट के आधार पर प्रमोशन की तैयारी शुरू हो गई है। सपाक्स इसे कोर्ट की अवमानना बता रहा है, जबकि अजाक्स का कहना है कि नई नीति पर कोई स्टे नहीं है, इसलिए सरकार प्रमोशन कर सकती है। इस मामले पर हाईकोर्ट में 7 जुलाई को सुनवाई होगी। सरकार प्रमोशंस में आगे बढ़ रही है, अवमानना का विषय है और एक तरह से कोर्ट को और सारे याचिकाकर्ता और सारे पक्षों को धोखा देने का
विषय उच्च न्यायालय में और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, दोनों में सरकार को पहले कंटेम्प्ट नोटिस भेज के हम कंटेम्प्ट की कार्रवाई करने पर भी डिस्कशन हमारे पक्षकार के साथ कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में दे दिया था कि रिजर्व टू रिजर्व, रिजर्व टू अनरिजर्व मेरिट बेस पर आप प्रमोशन कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश छोड़ के देश के लगभग सभी राज्यों में प्रमोशन हुए हैं, तो मध्य प्रदेश ने भी उसी फार्मूले के आधार पर नियम बनाए हुए हैं, तो प्रमोशन होना चाहिए। अदालतों के बाहर भी सपाक्स और अजाक्स कर्मचारी संगठन इस मुद्दे पर आमने सामने हैं। पदोन्नति पे कभी रोक थी ही नहीं, केवल रोक किस पे थी? उसमें रोक थी जो सरकार जाके माननीय सर्वोच्च न्यायालय में स्टेटस को लेके आई। जो पदोन्नति में आरक्षण का फायदा लेकर जो ऊपर गए थे, जिन्हें रिवर्ट नहीं करना पड़े, इसके लिए हमारी खुद की सरकार ही जाके जो है सर्वोच्च न्यायालय में जाके और स्टेटस को लेके आई। हम लोगों ने शासन के नियमों का स्वागत किया था, लेकिन सपाक्स अपनी जातिगत मानसिकता से बाज नहीं आ रही है और इसी के तहत वो बार बार आरक्षित वर्ग के खिलाफ अपनी बात रखती है। आरक्षित वर्ग के जो भी लाभ होता है उसके खिलाफ सपाक्स हमेशा न्यायालय में जाएगी, प्रदर्शन करेगी और ये बात इस आज़ाद देश में बहुत गलत बात है। इधर मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों से जुड़े इस मुद्दे पर सियासत भी लाजमी रूप से गरमाई हुई है। सरकार की नीयत साफ नहीं है, इसलिए कुछ लोगों को जाके लटका दें ताकि जो 10 वर्ष से कर्मचारियों के साथ कुठाराघात तो है और हमेशा बना रहे और सरकार अपने पैसे को बचाकर कर्मचारियों को जो वेतन भत्ते में लाभ मिलना चाहिए। पदोन्नति प्रत्येक कर्मचारी का अधिकार है, जो आरक्षित वर्ग से आते हैं उनका भी अधिकार है और सामान्य वर्ग से आते हैं उनका भी अधिकार है। और आरक्षित वर्ग के लोगों को ये विश्वास रखना चाहिए कि सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देगी, अन्याय नहीं होने देगी। जिसको जो हक है उसका वाजिब हक उसको मिलकर रहेगा। ये सच है कि 10 साल से प्रमोशन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को प्रमोशन देना सरकार का कर्तव्य है, लेकिन प्रमोशन संवैधानिक प्रावधानों के दायरे में करना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। इधर राज्य सरकार ने भले कोर्ट में चुनौती दिए गए नियमों को बदले बगैर प्रमोशन देने की कवायद शुरू कर दी है, लेकिन सपाक्स के तेवर बता रहे हैं कि प्रमोशन में आरक्षण पर कानूनी लड़ाई अभी थमने वाली नहीं है। भोपाल से विवेक पटैया के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। मिशन 2028 की तैयारी में जुटी MP कांग्रेस इन दिनों बीजेपी सरकार को घेरने एकजुट होने का दावा कर रही, लेकिन हाल के दिनों में एक के बाद एक पार्टी के भीतर कुछ ऐसा घटा है कि उसके सारे दावे हवाई साबित हो रहे हैं। जीतू पटवारी बनाम दिग्विजय सिंह का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि पार्टी के प्रदेश महासचिव राकेश यादव ने पार्टी में बगावत का झंडा बुलंद कर लिया और पार्टी के भीतर क्लेश बढ़ गया है। जरा 3 तस्वीरें आप देखें। कांग्रेस में जारी खींचतान से जुड़ी ये तस्वीरें हैं। कांग्रेस के पूर्व महासचिव राकेश सिंह यादव के इस्तीफे की ये लेटर आप इस वक्त देख रहे हैं। जीतू पटवारी पर गंभीर आरोप लगाए और इस्तीफा भी दे दिया पार्टी से। साथ ही इंदौर कांग्रेस ने बैकडेट में 2 जुलाई की डेट के निष्कासन का लेटर भी उन्होंने जारी कर दिया, तो वहां पर भी कांग्रेस पार्टी लेट हो गई। इसके साथ ही कांग्रेस ने उन लोगों के खिलाफ भी नोटिस जारी किया जो पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर बयानबाजी कर रहे हैं। इसमें महिला उत्पीड़न प्रकोष्ठ की अध्यक्ष प्रियंका किरार और छतरपुर जिला महासचिव निधि चतुर्वेदी भी शामिल हैं। कांग्रेस में जारी उठापटक पर सियासी बयानबाजी भी चरम पर है। इस्तीफा देने के बाद राकेश यादव ने राहुल गांधी को खुली आंखों वाला धृतराष्ट्र बता दिया, तो बीजेपी को मौका मिल गया बैठे बिठाए। तंज कस रही है कांग्रेस पार्टी के इंटरनल पॉलिटिक्स पर। एक्चुअली जीतू पटवारी डिजर्व नहीं करते, उनमें बुद्धिहीनता है, उनमें समझ नहीं है, तो उनको एक मूर्खों की टीम चाहिए थी जो उन्होंने बना रखी। जीतू पटवारी ने जो मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया, ट्रस्ट पे जो आरोप लगाया, वो फर्जी आरोप है। राहुल गांधी जी ऐसे धृतराष्ट्र हैं जिनकी खुली आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और उन्होंने अनेक दुर्योधन जीतू पटवारी जैसे पैदा कर दिए मध्य प्रदेश में। कांग्रेस में अब निष्ठावान नेता कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं रह गई है, केवल जीतू पटवारी की जी हजूरी करने वाले लोगों को पार्टी में स्थान मिलता है। ऐसे में निष्ठावान कार्यकर्ता पार्टी से बाहर जा रहे हैं। जीतू पटवारी ही कांग्रेस पार्टी के पतन का कारण है और ये सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। ग्वालियर के खेरिया मोदी में पैसे उधार लेने को लेकर खूनी संघर्ष देखने को मिला। 2 पड़ोसियों के बीच 11,000 की उधारी को लेकर विवाद था। देखते देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। पड़ोसियों के बीच लाठी डंडे चले। सगे भाइयों ने बुजुर्ग पड़ोसी पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी।
4 लोग घायल भी हो गए हैं। वीडियो भी सामने आ चुका है। दोनों पक्षों के 9 लोगों पर क्रॉस एफआईआर की है पुलिस ने। आरोपियों की तलाश की जा रही है। कुछ 11,000 रुपयों का लेन देन को लेकर आपस में 2 पक्षों में काफी लड़ाई हुई है। इसमें दोनों पक्ष घायल हुए हैं। पुलिस द्वारा इसमें क्रॉस एफआईआर दोनों पक्षों में की गई है। लगभग 9 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है। इसमें 4 लोग घायल हुए हैं, रोड और सरिया। बालाघाट में माइक्रो सिंचाई परियोजना के प्लांट में हुई भीषण आगजनी मामले में बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस का आरोप यह है कि 10 लाख रुपए की कथित रंगदारी नहीं मिलने पर प्लांट में आग लगा दी गई, जिससे 4 से 5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पूरा मामला लामता थाना क्षेत्र के राघोटोला के PH2 प्लांट का है। पुलिस ने परतापुर गांव के सरपंच, एक जनपद सदस्य समेत 10 से 11 लोगों के खिलाफ रंगदारी, आगजनी, जानलेवा हमला, मारपीट समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। और पुलिस ने सरपंच, जनपद सदस्य और एक दूसरे व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। जो माइक्रो इरिगेशन का प्रोजेक्ट है, वहाँ पर आसपास के जो गांववासी थे प्लस उसमें एक BDC हैं, उनकी संलिप्तता आई है, प्लस सरपंच जो थे उन लोग के द्वारा वहाँ पर जो पाइप और उनकी जो मशीनरी रखी गई थी उसमें आग लगाई गई है। जब हमने वहाँ के इंजीनियर्स और वहाँ जो काम करते हैं गार्ड, उनसे पूछताछ की तो उनके द्वारा बताया गया कि पिछले 1-1.5 महीने से लगातार इनके द्वारा अवैध पैसों की मांग की जा रही थी। 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पिछले 2 दिन से वो पुलिस रिमांड में थे। आज फिर से उनको न्यायालय पेश करके 3 दिन के पुलिस रिमांड लेने का प्रयास किया जा रहा है। धमतरी जिले के रुद्री क्षेत्र में आसपास की कॉलोनियों और बस्तियों का गंदा पानी सीधे नहर में गिर रहा है, जिससे जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। साथ ही हजारों लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि इसी नहर का पानी आगे जल शोधन संयंत्र तक पहुंचता है, जहां इसे साफ कर शहरवासियों को पेयजल के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। हालांकि प्लांट में पानी का शोधन किया जाता है, लेकिन अगर जल स्रोतों में ही लगातार प्रदूषण होता रहे तो लोगों के मन में पानी की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। जानकार बताते हैं कि अगर ऐसे प्रदूषण को समय रहते नहीं रोका गया तो क्षेत्र में डायरिया, टाइफाइड, पीलिया और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। वहीं इस पूरे मामले में कलेक्टर ने योजना बनाकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कुछ जगह पे हम लोग डाइवर्ट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कुछ जगह पे रुद्री का जो समस्या है इनफैक्ट बहुत पुराना समस्या है और वो STP से ही हल हो पाएगा। STP का कॉस्टिंग थोड़ा ज्यादा रहता है स्पेशली, और कोई ऑल्टरनेटिव अगर हो पाएगा तो हम लोग प्रयास करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।